अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जेब में रखा पैसा चोरी हो रहा है तो कैसा लगेगा आपको? आप बोलोगे यार ये कौन सा मजाक कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके घर के लॉकर में रखा 1 लाख रुपए अगले साल सिर्फ 95,000 रुपए ही बचेगा, तो आप बोलोगे यार ये कौन सा जादू कर रहा है। देखो, ये कोई जादू नहीं है, ऐसा होता है और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और यही एक हिडन चोर है जो आपके पैसे के वैल्यू को धीरे धीरे कम कर रहा है। ओके, सो अगले कुछ मिनट में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और सरकार इस पर कैसे कंट्रोल रखती है और हम कैसे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले मैंने ये बॉटल सिर्फ 900 रुपए में बाय किया था, लेकिन आज इसका कीमत 1200 रुपए हो गया है। मतलब उस समय अगर मैं 900 रुपए सेव करके रखता अपने घर पे और आज अगर मैं इस बॉटल को बाय करने जाता मार्केट में तो मुझे ये बॉटल नहीं मिल पाता। यानी कि मेरे पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है, पैसे की बाइंग कैपेसिटी कम हो चुकी है। यानी कि पैसा भले ही मेरे पास ऐसा का ऐसा ही दिखता रहेगा, लेकिन इस पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है, इसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। और महंगाई का असर हम सब पर इक्वल पड़ता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से आपके पास कोई बाइक होगा जिसमें आप पेट्रोल डलाते होगे, तो आप जो पेट्रोल का प्राइस 2 साल पहले पे करते थे, शायद उस पेट्रोल का प्राइस अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेट से हम लोग एग्जांपल के लिए लेकर के चलते हैं कि 2 साल पहले जिस 1 लीटर पेट्रोल के लिए आप 90 रुपए पे करते थे, अब उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आप 110 रुपए पे करते हो। यानी कि ये जो प्राइस डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं महंगाई। और ये महंगाई जिस रेट से बढ़ता है, इसी को बोला जाता है महंगाई दर, यानी कि इन्फ्लेशन रेट। अब आप बोलोगे कि यार मैं पेट्रोल का यूज ही नहीं करता हूँ, मेरे पास गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं है, तो क्या इस पेट्रोल के इन्फ्लेशन का असर मेरे ऊपर भी पड़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी इस पेट्रोल की महंगाई का असर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। लेट से आप कोई भी चीज यूज करते हो, गुड्स, कोई भी सामान जो डेली नीड्स के होते हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, जिसमें आप कोई भी सामान यूज करते हो। लेट से आपने चावल दाल खरीदा, तो उस चावल दाल को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रक वगैरह में मंगाया जाता है, ट्रैक्टर में मंगाया जाता है। तो जो भी आपका जो गाड़ी रहता है उसमें पेट्रोल ही लगता है। तो पेट्रोल का जब महंगाई बढ़ गया है, तो सामने वाला जो बिजनेसमैन है वो पेट्रोल का कीमत वहां पर चुकाया हुआ है। तो उस पेट्रोल की जो महंगाई है वो आपके गुड्स में, आपके सामान में इंक्लूडेड रहता है। मतलब कोई अपने जेब से थोड़ी ना भरेगा, तो उसका प्राइस कहीं ना कहीं आपको इस सामान में इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो भी चीज आप डेली नीड्स में यूज करते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो आपके इन सामानों पर असर पड़ जाएगा, इन सामान का प्राइस बढ़ जाएगा। अब ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। जैसे जो 5 रुपए का बिस्किट पहले मिलता था, अब वही बिस्किट 10 रुपए में आपको मिलने लग गया है। तो कहीं ना कहीं इसका महंगाई बढ़ गया है, पैसा है उसका परचेसिंग पावर कम हो चुका है। इसी को बोला जाता है महंगाई दर। तो दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन तो बहुत खतरनाक चीज है, ये हिडन चोर है जो आपके पैसे के वैल्यू को कम कर रहा है, दिखता नहीं है लेकिन पैसे की कीमत गिरा रहा है। और कई सारे लोग तो डर भी रहे होंगे कि इन्फ्लेशन, यार ये कौन सी बला आ गई। तो दोस्तों, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो या फिर सही से आप अगर इस पैसे को यूटिलाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो जनरली इंडिया के अंदर 4 से 6% के आसपास इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो आपका जो कैपिटल रहेगा ना, उसमें कम से कम आपका रियल रिटर्न कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब रियल रिटर्न, आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो, रियल रिटर्न इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न। जो भी आप अपने कैपिटल पर एक्चुअली रिटर्न कमाओगे, उसमें से आपको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन रेट को भी आपको बीट करना है। तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न रहेगा ना, उसमें से आपको टैक्सेस माइनस करने हैं और साथ ही साथ आपको इन्फ्लेशन रेट को भी माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी आपका वैल्यू बचेगा, वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रियल रिटर्न आपको दिखाई देगा। तो वो रियल रिटर्न कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब आप इन्फ्लेशन रेट को अच्छे से बीट कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के टाइम में अपने पैसे के वैल्यू को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई लोग एफडी कर लेते हैं जिनको कोई रिस्क नहीं लेना होता है, लेकिन एफडी में बहुत कम रिटर्न मिलता है, 5-6% ही मिलेगा। तो वो इन्फ्लेशन रेट को अच्छे से बीट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर आपको कोई फायदा नहीं होता है। इसके अलावा कई सारे लोग स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, एसआईपीज करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन सब में इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उस इन्फ्लेशन रेट को बीट करने की कोशिश करते हैं और उससे ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग सक्सेस हो जाते हैं, इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाते हैं, वही लोग पैसे की सही ग्रोथ देख पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के पैसे की वैल्यू
गिर जाती है और उनके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 6% से ऊपर जा रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे उसको बढ़ाया जाएगा, कैसे वो पुश किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक होता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, तो वो जो रेगुलेट करने वाला बैंक रहता है मेन, जो आरबीआई हम लोग बोलते हैं, तो वो आरबीआई सभी बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट पर देता है, जो भी रेट पर पैसा देता है, वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जिसको हम लोग रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं, तो अगर रेपो रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो जो बैंक होंगे ना, वो अपने कस्टमर्स को, जो बैंक होंगे वो अपने कस्टमर्स को महंगे रेट पर लोन प्रोवाइड करेंगे। और महंगे रेट पर अगर लोन प्रोवाइड करेंगे तो लोन जो लेने वाले कस्टमर रहेंगे वो कम होंगे, यानी कि बहुत कम लोग ही लोन लेंगे। जिनके पास मजबूरी रहेगा या जिनका बहुत ज्यादा नीड रहेगा वही लोग लेंगे, अदरवाइज बहुत सारे लोग वहां पर अवॉइड करेंगे लोन लेने के लिए। तो अगर लोन लेने के लिए अवॉइड करेंगे बहुत सारे लोग, तो मार्केट में पैसे कम रहेंगे, और पैसे कम रहेंगे तो इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिक गिर जाएगा। अगर वहीं पे इन्फ्लेशन रेट यानी कि रेपो रेट अगर घटा दिया जाता है, यानी कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट को घटा देता है, कम कर देता है, तो ऐसे में जो बैंक होंगे वो सस्ते दामों पर लोन प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, और लोन लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब लोन ले लेंगे बहुत सारे लोग, तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, और मार्केट में पैसा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो आरबीआई होता है वो कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के और घटा के इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा मनी प्रिंट करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा मनी प्रिंट कर देंगे तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, अगर मनी प्रिंट कम कर देंगे तो वहां पर इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास कई सारे तरीके होते हैं जिससे वो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर सकता है, जैसे टैक्सेस को भी बढ़ा घटा करके इन्फ्लेशन रेट को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है कि क्या अगर मार्केट में बहुत सारे पैसे आ जाएं, लोगों को फ्री में पैसे बांट दिए जाएं, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा या घटेगा? इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सके। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।